अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर इकरा। आज के वीडियो में हम एनआरई 10 अटैम्प्ट बुक के अंदर से जो है वो पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं और बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च 2022 का एग्ज़ाम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल है जो एमेनोरिया के साथ आती है। एमेनोरिया का क्या मतलब होता है कि उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो एब्सेंट हैं, यानी उसको पीरियड्स नहीं हो रहा है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये दो तरह का एमेनोरिया होता है। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन। प्राइमरी एमेनोरिया भी होता है हमारे पास और सेकेंडरी एमेनोरिया भी होता है। ठीक है, प्राइमरी वो होता है कि शुरू से लेके अभी तक उसको पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुए। सेकेंडरी वो होता है कि पहले तो हो रहे थे लेकिन तकरीबन मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं एंड कोई प्रेगनेंसी नहीं है, कोई विजिबल कॉज नहीं है और पीरियड्स नहीं हो रहे, सो उसकी वेरियस पैथोलॉजीज हो सकती हैं। सो यहाँ पे जो लाइकली होगा एक 14 साल की लड़की को वो प्राइमरी एमेनोरिया की कंप्लेन होगी। साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन होता है, हार्मोनल प्रोफाइल नॉर्मल है, सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट वो सब कुछ है। देयर इज़ अ ब्लूइश मेम्ब्रेन इन द वजाइना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मेम्ब्रेन एक बनी हुई है। सो दैट इज़ बेसिकली वजाइना के अंदर जो आपका हाइमन है वो इम्परफोरेट है और यहाँ पे वो ब्लड की एक्मुलेशन हो रही है। सो दिस इज़ वजाइनल सेप्टम, नो। इम्परफोरेट हाइमन येस, क्रिब्रिफॉर्म हाइमन नो, माइक्रोपरफोरेट हाइमन नो। सो इम्परफोरेट हाइमन होता है और फिर इसकी ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है आइदर कंजर्वेटिव और सम इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं। सो इट्स वेरी कॉमन कि फ़ीमेल है उसको प्राइमरी एमेनोरिया, पेट में दर्द होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं लेकिन ब्लीड नहीं करती है और एक पड़ा हुआ है ब्लूइश सा मास सा और अ काइंड ऑफ बल्जिंग मेम्ब्रेन, तो ये इम्परफोरेट हाइमन है। 20% बर्न है 80 kg मेल के अंदर। फ्लूइड रिक्वायरमेंट 12 आवर्स में कितनी है? अब यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होता है और उस फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम पार्कलैंड फार्मूला कहते हैं। सो आई होप कि मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहूँगी वैसे कि हम लोग ये किस तरह से कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको साइड वाइज देखना चाहें तो ये पार्कलैंड फार्मूला जो है वो आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में मैंने देखा तकरीबन हर पेपर में आया हुआ है। सो ये पार्कलैंड फार्मूला बेसिकली फ्लूइड रिक्वायरमेंट हमें कैलकुलेट करा के देता है उनके अंदर जिनके अंदर कोई बर्न हुआ हुआ है। अब इसके मुताबिक मेन जो आपने डिपेंड्स आपका इनिशियल फ्लूइड कितना और बाद में मेंटेनेंस कितना। सो 4 × kg × परसेंटेज ऑफ बर्न हम देखेंगे। ठीक है, ये एक कांस्टेंट फार्मूला जो आपने अप्लाई करना है। सो अगर हम इस पेशेंट के बारे में देखेंगे तो वो 80 kg है, ठीक है, × उसको बर्न कितना हुआ हुआ है, 20 हुआ हुआ है। सो अगर अब हम इसको करके देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 × 20, 0 0 0 0 2 0 0 2 6 18। सो ये वुड बी ऑलमोस्ट 1600। ठीक है, और 1600 को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ तो ये कितना बनेगा, ये आप लोगों ने देखना होगा। इट वुड बी अराउंड 1600 × 4, 4 0 0, 4 0 0, 6 12 18 24, 4 1 गया कैरी, 4 24 है ना, सॉरी। सो 4 1 4 and 6, सो इट इज़ 6400 ml। सॉरी जी, थोड़ी सी मैथ हम लोगों की ऐसी होती है। सो 6400 ml जो है वो आपने देना होगा 24 आवर्स में। अब उसने हमसे पूछा हुआ 12 घंटों में, तो इसका रूल ये होता है कि इसमें से 50% आपने पहले 12 आवर्स में दे देना और रिमेनिंग 15% फिर हम नेक्स्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें से कितना देना है, 64 में से डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो तकरीबन 32 पहले 12 घंटों में। सो हमारे पास 64 है 24 आवर्स में और हाफ़ देना है पहले 8 से 12 घंटों में। 1200 तो बनता नहीं है, 600 भी नहीं बनता, 3200 जो है वो हाफ़ डे का बन रहा था, 2400 भी नहीं बनता, 3000 भी नहीं बनता, 3200 भी नहीं बनता। तो हमारे पास ये है। सो ये पार्कलैंड फार्मूला है। आई होप कि अब आप लोगों को इसका आइडिया रहेगा। 34 ईयर ओल्ड लेडी नॉन टॉक्सिक गॉइटर के साथ आ रही है। बेस्ट ट्रीटमेंट उसके लिए क्या है? हम उसको ओरल ड्रग्स भी दे सकते हैं, येस, थायराइडेक्टमी भी कर सकते हैं, येस, रेडियो एक्टिव भी दे सकते हैं। तो तमाम ऑप्शंस ठीक हैं, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो वी कैन गो फॉर। लेकिन अगर नॉन टॉक्सिक हो तो मोस्टली जो है वो हम स्टार्ट करते हैं विद ओरल ड्रग्स, दैन रेडियो एक्टिव आयोडीन, नहीं तो थायराइडेक्टमी कर देते हैं। 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसकी हिस्ट्री है कि उसके 3 सी सेक्शंस हो चुके हैं, इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन है, वोमिटिंग है जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से रिलीफ हो जाती है। सो ये सर्जरीज़ के बाद अगर उसको पेन हो रहा है तो मोस्ट लाइकली ये एडहीजन्स की वजह से हो रहा होगा। 33 ईयर ओल्ड वुमेन जिसको 7 डेज से कांस्टेंट राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, ठीक है,
और ये कॉर्डन पेन बैक तक जाता है, खाने के बाद वर्स होता है विद नोजिया एंड वॉमिटिंग। एग्जामिनेशन पे टेंडरनेस है, टेम्परेचर, हार्ट रेट इज़ फाइन, WBC, सी रिएक्टिव प्रोटीन और आपका ALT रेस्ड है, बिलिरुबिन। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस यहाँ पे हमारे पास क्या है? अब राइट अपर कॉर्डन पेन जो मील के साथ वर्स होता है, ये मोस्ट लाइकली सिस्टाइटिस होता है, यानी गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है। सो इट वुड बी कॉल्ड सिस्टाइटिस, क्योंकि हेपेटिक जॉन्डिस में एक तो ALTs वगैरह डिरेंज होते और इतनी टेंडरनेस या पेन नहीं होता। गैस्ट्राइटिस तो ये है नहीं, क्रॉनिक भी ये नहीं है क्योंकि सिर्फ 7 दिन की हिस्ट्री है। और पेनक्रेटाइटिस में जो है वो बहुत ज़्यादा सवेयर पेन होता है, ऐसे नहीं होगा कि 6-7 दिन से पेन है और पेशेंट, इसमें बहुत सवेयर पेन होता है और हमने पेशेंट को एडमिट करना होता है और उसका खाने के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। मोस्ट लाइकली ऑलरेडी गॉल स्टोन्स की हिस्ट्री होती है या बंदा अल्कोहलिक होता है। 5-year-old चाइल्ड प्रेजेंट करता है कि एकदम से उसको स्ट्राइडर है, फीवर है, बायलेटरली रिड्यूस एयर एंट्री है और वो ट्राइपोड पोजीशन में बैठा हुआ है। सो ये ट्राइपोड पोजीशन जब वो बना लेता है और साथ में एयर एंट्री का कम होना, दिस इज़ इंडिकेटिव ऑफ एपीग्लोटाइटिस। और एपीग्लोटाइटिस आपने याद रखना है कि ये एक एमरजेंसी है, हमें पेशेंट को एडमिट करना होता है, एनेस्थेसिस्ट को इन्वॉल्व करना होता है और फ़ौरन उसका जो एयरवेज हैं उनको सिक्योर करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। So is this simply a laryngitis? No. Foreign body? No. Vocal nodule? No. Acute epiglottitis? Yes. तो आपने याद रखना है कि एपिग्लोटाइटिस में कितना ज़्यादा सीरियस थिंग होती है। एक 2 साल के बच्चे को डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है आफ्टर एंटीबायोटिक फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, देयर इज टेकिकार्डिया, टेकेपनिया, लैब में हमारे पास सोडियम कम है, पोटाशियम ज़्यादा है, क्रेटिनिन इतना है, मोस्ट लाइकली हमारे पास क्या हुआ है? Is this hypopituitarism? No. Gastroenteritis? No. Kidney injury? Yes. Is this pyloric stenosis? No. Adrenal insufficiency? We can think about it. So adrenal insufficiency के लिए डिपेंड करता है, या adrenal crisis में ये पेशेंट जो है वो आपका ऑलरेडी मेडिसिन्स पे हो या एडिसन्स हो उसको और उसके बाद होता है, ठीक है। सो दिस कुड बी एक्यूट किडनी इंजरी, क्योंकि मोस्ट लाइकली सम टाइम ये होता है कि जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो उससे फिर आपका जो टिब्यूल्स हैं, इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस या टिब्यूलर नेक्रोसिस होती है, ज़्यादातर हमारे पास नेफ्राइटिस होता है और उसकी वजह से किडनी डिरेंज होती है। वंस किडनीज डिरेंज तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं हाइपरकैलेमिया है, यूरिया ज़्यादा है, क्रिएटिनिन ज़्यादा है। सो ये किडनी की इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट कर रहा है और कुछ बच्चों में एंटीबायोटिक लेने से किडनीज इफेक्ट होती हैं। 50-year-old मेल, उसको एक्यूट लिम पेन है राइट लोअर लिम में, लिम इज़ कोल्ड एंड पेल। सो ये जो होता है ना, पैलर और पेन, पैलर और पल्सलेसनेस, ठीक है। और पल्सलेसनेस के बाद अगर हम देखेंगे तो पेरालसिस है, और पेरालसिस के बाद हम देखेंगे तो पर्शिंग कोल्ड होना। सो ये जो 6 P's होते हैं, 6 P's ये इंडिकेट करते हैं कि एक्यूटली आपकी ब्लड सप्लाई इफेक्ट हुई है टुवर्ड योर लिम्फ। सो इज़ दिस सेलुलाइटिस? नो, क्योंकि सेलुलाइटिस तो फीवर के साथ आता है। लिम्फेंजाइटिस? नो, इट इज़ DVT में पेशेंट आता है काफ मसल पेन और टेंडरनेस के साथ अलॉन्ग विद डिस्निया और समथिंग लाइक दैट। इज दिस एक्यूट पेरिफेरल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म? यस, एक्यूटली आपकी लिम्फ की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुई है एंड ये PP वाले फीचर्स आए हैं, ठीक है। ऑल आर ट्रू अबाउट द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट, फ़ायदे उसके ये हैं कि वो डायरिया के रिस्क को कम करता है। येस, कैल्शियम उसके अंदर जो है वो कम होता है। येस, आयरन हाई होता है। नहीं, आयरन इतना हाई नहीं होता है। डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ अमोनिया। येस, तो ब्रेस्ट के मिल्क के अंदर आयरन बल्कि कम होता है, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा होती है, बट हाई नहीं होता। ब्लंट ट्रोमा एयरवे इज़ मेंटेन्ड बाय, फेस मास्क हम उसमें नहीं करते हैं। ट्रेकियोस्टमी थोड़ा सर्जिकल प्रोसीजर है, वो भी नहीं, मास्क भी नहीं। येस, ड्यू टू द रिस्क ऑफ सर्वाइकल इंजरी वी गो फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। पेशेंट को क्रोनिक गाउट है और इसको एक ड्रग दी गई फॉर जॉइंट पेन दैट विल इनहिबिट ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज। सो एंड पे हमारे पास ज़ेंथीन जब यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ज़ेंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये स्टेप होता है। तो हम एक ऐसी ड्रग देंगे जो जाके इस ज़ेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगी और यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करेगी। वो ड्रग जो कि ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है वो बहुत मशहूर ड्रग है एंड दैट इज़ बेसिकली एलोप्यूरिनॉल। सो येस, एलोप्यूरिनॉल है, क्योंकि कॉल्चिसिन हम सिर्फ पेन के लिए देते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करती है। फिबक्सिटैट भी समथिंग यही करती है, और एंडोमेथिसिन जो है वो तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इनहिबिटर है। अल्फा फीटोप्रोटीन इज़ एसोसिएटेड विद विच मैलिग्नेंसी, तो ये हमारे पास लिवर की मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड है। हेपेटोसेलुलर कैंसर, CA कोलोन, CA ब्लैडर एंड स्क्वामस सेल कैंसर, नो। विच लोब इज़ अफेक्टेड इन अर्ली कोर्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, और अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर आपको पता है क्या होता है, पेशेंट को डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया के साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास उसको मेमोरी लॉस होता है, ठीक है। सो मेमोरी लॉस जब हो रहा होता है तो उसमें हमारे पास लाइकली
जो लोब इफ़ेक्टेड होती है वो होती है हमारे पास टेम्पोरल लोब। आई थिंक इसको एक दफ़ा कंफर्म करना पड़ेगा, बिकॉज़ टेम्पोरल लोब या वो एवर लोब जिसके अंदर हिप्पोकैम्पल एरिया होता है, और वो हिप्पोकैम्पल एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मेमोरी के लिए, सो वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है। आई बिलीव इस लेटरल टेम्पोरल लोब, बट क्वेश्चन 13 हम एंड पे देख मिलेंगे। 34 ईयर ओल्ड अनमैरिड लेडी जो प्रेजेंट कर रही है कि उसको 10 दिन से राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, और राइट लोअर चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, मलेज, एनोरेक्सिया, कफ है, राइट शोल्डर पेन है। हिस्ट्री है डायरिया की 2-3 हफ्ते पहले। सो नंबर 1 ये कि 2-3 हफ्ते पहले इसको डायरिया हुआ था, और डायरिया के बाद अब इसको राइट अपर क्वाड्रेंट यानी लिवर में प्रॉब्लम हो रहा है। टेम्परेचर भी ज़्यादा है, पल्स भी ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा है, और चेस्ट एक्सरे पे डायाफ्राम की जो राइट लोब है वो भी रेज्ड है। दिस इज़ मोस्ट लाइकली एमेबा, ठीक है। यही होता है कि पहले एमोबिक डायसेंट्री होती है जिससे डायरिया होता है, और फिर वो स्प्रेड करके आपके लिवर को इन्वॉल्व करता है। सो इज़ दिस समथिंग पल्मोनरी? नो। कॉलिसिस्टाइटिस? बिल्कुल भी नहीं। मस्कुलोस्केलेटल पेन? नहीं। इतने ज़्यादा वाइटल्स डिरेंज हैं। एमोबिक लिवर डिजीज़? यस, बिकॉज पहले डायरिया हुआ, एमोबिक डायसेंट्री हुई, और फिर वो स्प्रेड होके आपके लिवर में चला गया, और वहाँ पे वो ये सारे प्रॉब्लम कर रहा है। व्हाट डिफ्रेंशिएट एनाफिलेक्टिक शॉक फ्रॉम हाइपोवोलेमिक शॉक? सो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर मोस्टली हमारे पास ब्लड लॉस या प्लाज्मा लॉस होता है, बट एनाफिलेक्टिक शॉक जो है वो बेसिकली एक एलर्जिक रिएक्शन है, जो कि तब होता है जब आपकी बॉडी किसी भी एलर्जन से एक्सपोज होती है, और IgE जो है वो एक्टिवेट होते हैं, और वो एक्सेसिव वेजोडाइलेटर स्पेशली हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं। देयर इज़ एक्सेसिव वेजोडाइलेशन। सो हाइपर सेंसिटिविटी के बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एनाफिलेक्टिक में हाइपर सेंसिटिविटी होती है। 47 ईयर ओल्ड स्मोकर है, डायबिटिक है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, रेट्रोस्टर्नल पेन है, ECG पे इंटीरियर वॉल एमआई है। ये चीज़ हमने बहुत दफ़ा की है कि या तो ये आपसे पूछ लेगा कि V1 से लेके V4 तक ST सेगमेंट एलिवेशन है, व्हाट इज़ दिस इज़ इंटीरियर वॉल एमआई, ठीक है। नंबर 2 फिर वो आपसे पूछ लेगा कि इसकी आर्टरी कौन सी है। नंबर 3 पूछ लेगा कि वर्स्ट कौन है सबसे, तो वर्स्ट भी इंटीरियर ही होता है, और आर्टरी इसमें आपने इंटीरियर से याद रखना है, लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, सो लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग है। राइट करोनरी आर्टरी इंफीरियर वॉल को सप्लाई करती है, और लेफ़्ट मेन करोनरी तो नहीं, और नन ऑफ अबव भी नहीं। 30 ईयर ओल्ड प्रेगनेंट प्रेजेंटेड विद हाई ब्लड प्रेशर, डिरेंज लेफ्टी, ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी। सो दिस इज़ हाई ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को प्री इक्लम्शिया है। अब प्री इक्लम्शिया के लिए जो मेन ड्रग होती है वो हमारे पास लेबीटालोल होती है। अगर लेबीटालोल ना हो तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास मिथाइल डोपा है, सो विल गो फॉर मिथाइल डोपा। एंड थर्ड ऑप्शन हाइड्रोलाजीन है। मैग्नीशियम सल्फेट इक्लम्शिया में देनी होती है जब सीजर्स हो जाएं या फिर हमारे पास हाइपर रिफ्लेक्सिया इस तरह की चीज़ें हों, और एस इनहिबिटर प्रेगनेंसी में हम नहीं देते। 19 ईयर ओल्ड बॉय, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टाइटनेस, हीमोग्लोबिन कम, WBC कम, बोन मैरो में सेल्स नहीं हैं, फैट आया हुआ है, घास घूस उगा हुआ है, तो इसका मतलब है बोन मैरो सप्रेस्ड है। बोन मैरो सप्रेस्ड है तो दिस इज़ एप्लास्टिक एनीमिया। इज़ दिस लिम्फोमा, आयरन डेफिशिएंसी, ल्यूकीमिया, एप्लास्टिक एनीमा? येस, दिस इज़ एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया में आपने याद रखना है कि आपके रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, आपके वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं, जो प्लेटलेट्स हैं वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं, और आपको बोन मैरो में वहाँ पे फ़ैट और बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपोसेलुलरिटी मिलती है। हाइपोसेलुलरिटी का भी यही मतलब है कि बोन मैरो की सप्रेशन हुई हुई होती है, इतना कुछ अच्छा हमारे पास वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है कि नॉर्मल जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का क्या कलर होता है? सो नॉर्मल जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो ग्रेइश वाइट होती है, क्योंकि पर्ली वाइट आपने याद रखना है कि टिम्पैनोस्क्लेरोसिस में आपको मिलती है, नॉर्मल भी नहीं होती, और डार्क पिंक इन्फेक्शन में होती है जैसे कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो गया, सही है, उसमें। और नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो वो ग्रेइश वाइट होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। हाउ डज़ एस्पिरिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम एंड इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन? सो बेसिकली ये कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, और वहाँ से फिर ये प्रिवेंट करता है और ब्लॉक करता है प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोएक्सेन A2, एंड थ्रोम्बोएक्सेन A2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। सो एस्पिरिन कैसे काम करता है? इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोएक्सेन A2। प्रोस्टासाइक्लिन को भी इनहिबिट करता है, लेकिन प्रोस्टासाइक्लिन डायरेक्टली प्लेटलेट एग्रीगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। नॉट दिस। ECG की 65 ईयर ओल्ड पेशेंट की जिस पे P वेव एब्सेंट थी, QRS नैरो था, और आपको इरेगुलर R2R इंटरवल था, और इसमें P वेव्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। सो हमारे पास नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया हो रहा होता है ऐसे करके, और R2R इंटरवल अगर आप देखोगे तो ये कांस्टेंट नहीं होता, P वेव नहीं होती। दिस इज सिंपली एट्रियल फिब्रिलेशन। मॉर्बिड्स टाइप 1
या आपका ये जो सेकंड डिग्री हार्ट फेलियर है, इसमें क्या होता है कि PR इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो रहा होता है और उसके बाद बीट ड्रॉप होती है, देन PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है और फिर बीट ड्रॉप होती है। फ्लटर में ऐसे करके साइनोवेव पैटर्न होता है और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में नैरो कॉम्प्लेक्स होता है, बट आपका R2R इंटरवल कांस्टेंट होता है। ठीक है, सॉरी मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ बता देती हूँ। ज़्यादा डिटेल में अगर आपने देखनी हो तो आप डिटेल लेक्चर यूट्यूब से मेरे फर्स्ट एड के देख सकते हैं। मिडिल एज मेल जिसको 1 सेंटीमीटर फ्लैश कलर लीजन है नोज़ के ऊपर, उसके एजेस ऐसे करके रोल्ड हुए होते हैं, सेंट्रल अल्सरेशन होती है, नन अदर देन बेसल सेल कैंसर, नॉट पॉस्ट्यूल, नॉट एक्जिमा, नॉट वल्गैरिस, दिस इज बेसल सेल कैंसर। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ ये आपको आना चाहिए है। एक बच्चा जिसको एक बी ने स्टंग कर लिया और वो एरिया रेड और स्वॉलन हो गया, मोस्ट केमिकल जो कि वेजोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? सो इमीडिएटली जो वेजोडाइलेशन करते हैं आफ्टर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वो प्रोस्टाग्लैंडिन है, क्योंकि थ्रोम्बोएक्सेन वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, ये भी वेजो कंस्ट्रक्शन करता है और ये तो इनका कुछ नहीं है। सो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजोडाइलेशन। शंकन गॉल ब्लैडर है बच्चे के अंदर, टोटल बिलिरुबिन इतना है, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री विजुअलाइज नहीं है। सो बच्चे के अंदर अगर एक्स्ट्रा बिलियरी ट्री नहीं है और बिलिरुबिन ज़्यादा है तो ये हमारे पास बिलियरी एट्रीजिया है। अब बिलियरी एट्रीजिया के अंदर नंबर 1 हम उसको क्या कर देते हैं, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी उसकी जो न्यूट्रिशन होती है वो सारी की सारी बाहर से दे रहे होते हैं। और नंबर 2 हम क्या करते हैं कि ये न्यूट्रिशन एक तो उसको बाहर से दे रहे होते हैं और नंबर 2 हम लोग इसका ट्रांसप्लांट करते हैं जिसमें सारी बाइल डक्ट वाली चीज़ को काट के जो लिवर है उसको कनेक्ट किया जाता है डायरेक्टली विद योर इंटेस्टाइन, ताकि वहाँ पे बाइल ड्रेनेज हो सके। और उस प्रोसीजर को हम केसाई प्रोसीजर कहते हैं। इनिशियली तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा हेल्प कर देता है और अल्टीमेटली आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, बट ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल है और मैंने बहुत सारे बच्चों की डेथ देखी है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कि पाकिस्तान में ये नहीं कर सकते, लैक ऑफ रिसोर्स की वजह से। सो वी शिफ्ट देम फॉर TPN। ना बोथ ऑप्शन आर फाइन, क्योंकि NPO भी हमें करना ही होता है, मोरल कैविटी से उसको कुछ नहीं देते और हम उसको टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे ही शिफ्ट करते हैं। सो बोथ ऑप्शन आर राइट, लेकिन आप बेस्ट TPN की तरफ जाओगे, पेपर में लाइकली एक होगी, अगर सेम ऑप्शन दे दी जाए तो उसको रिवाइज करते हैं। बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड फॉर ईसोफेजियल परफोरेशन। अब अगर परफोरेशन हुई भी है तो हम एंडोस्कोपी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, एक्सरे भी नहीं करेंगे, कंट्रास्ट ईसोफेगोग्राम करेंगे। कंट्रास्ट एजेंट हम देंगे और वो हम उसको फिर ट्रेस करेंगे, वो जहाँ से जा रहा होगा परफोरेशन हुई भी होगी तो वो हमें नज़र आ जाएगा। विच MRI सीक्वेंस इज़ बेस्ट फॉर इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए हमने डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग MRI करनी होती है, वो हमें उसमें क्लियरली दिखा देता है। उसके बाद बताता है कि 18 साल का बच्चा है, हीमोग्लोबिन कम है, MCV कम है, फेरेटिन जो है वो नॉर्मल है, सीरम आयरन भी हमारे पास नॉर्मल है। अब फेरेटिन और आयरन ठीक है, लेकिन हमारे पास HB और MCV कम है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है। सिबलिंग को भी सिमिलर ही सिचुएशन थी। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, मोस्ट लाइकली हमारे पास थैलेसीमिया है, क्योंकि ये paroxysmal हीमोग्लोबिन तो नहीं है। जो ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है उसमें हमेशा बिलिरुबिन दिया जाता है, क्योंकि जब आपका ब्रेक डाउन हो रहा होगा RBCs का तो बिलिरुबिन ज़्यादा होगा। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, सो उसमें भी हमें देंगे। जो आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसमें आपका फेरेटिन और आयरन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बीटा थैलेसीमिया इस क्लियरली पिक्चर को बैठता है, क्योंकि एक तो सिबलिंग को भी है, नंबर 2 स्प्लीनोमेगैली भी है और नंबर 3 आपका MCV और HB तो कम है, बट फेरेटिन एंड आयरन इज़ नॉर्मल। 36 ईयर ओल्ड वुमन है, उसने बहुत सारे पैसे लगा दिए, वो हर टाइम जो है वो बाहर जाती है, वो सोचती है कि मैं ही बेस्ट हूँ, लेकिन उसका पहले मूड लो था। तो ये जो होता है ना कि पहले इंसान डिप्रेशन में जाए और डिप्रेशन के बाद हाई एनर्जी स्टेट में चला जाए, अब वो हाई एनर्जी स्टेट में है, बाहर जाना, खर्चे करना, खुद को समझना मैं बेस्ट हूँ और फिर डिप्रेशन में जाना, दिस इज़ कंसिडर एज बाईपोलर डिसऑर्डर। यानी 2 पोल्स हैं, या तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं या बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट डिप्रेशन, दिस इज़ नॉट बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं वो जो अटेंशन सीकर होते हैं, जो किसी से अटेंशन हासिल करने के लिए खुद को कट्स लगा लें, ये वो। अब ये जो हाई एनर्जी स्टेट है वो मीनिया ही है, लेकिन अगर ये प्रीवियस डिप्रेशन की साथ में हिस्ट्री ना देता तो फिर ये सिंपल मीनिया होता, लेकिन चूंकि डिप्रेशन की हिस्ट्री है तो दिस इज़ बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। Baby with red structure above symphysis pubis and frequently wet along with epispadiasis notice। तो ये एक ट्राइड है जिसमें हमारे पास नंबर 1 तो ये होता है कि एक रेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वेटिंग हो रही होती है और एपिस्पेडियासिस की हिस्ट्री होती है। दिस ऑल इंडिकेट ब्लडर एक्सट्रॉफी।
लेटरल फोल्डिंग नहीं है, रीइंफोर्समेंट भी नहीं है और इनकम्प्लीट सेफलोकॉर्डल फोल्डिंग नहीं है. दिस इज सिंपली वेट और दिस एंड दैट. सो ब्लडर एक्सट्रॉफी है. ब्लड सप्लाई नेजल सेप्टम की आ रही होती है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड की दोनों तरफ की आर्टरी से और वहाँ पे हमें पता है एनास्टोमोसिस होती है. ब्लड सप्लाई जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों से आती है. 20-year-old AB नेगेटिव मेल है, एमरजेंसी ट्रांसमिशन चाहिए, कौन सा ब्लड हम कर सकते हैं. तो जो AB नेगेटिव हैं और ये इनको अगर हमें ब्लड देना होगा तो हम किस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं. क्या आप इनको बी पॉजिटिव देंगे, नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव हैं. इसमें RH सेंसिटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी. AB पॉजिटिव भी नहीं दे सकते, सिंपल पता नहीं क्या पॉजिटिव है ये भी नहीं दे सकते. बेस्ट उनके लिए AB नेगेटिव ही है. लेकिन अगर AB नेगेटिव मौजूद नहीं है देन ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर A नेगेटिव. एटलीस्ट RH सेंसिटाइजेशन तो नहीं होगी. बेबी फाउंड ब्लैक एट ऑटोप्सी इंडिकेट बॉडी जो है वो ब्लैक हो जाती है. मेथनल में नहीं, ओपियोइड में नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं, साइनाइड पॉइजनिंग में हाँ. साइनाइड में कुछ हमारे पास बन रहा होता है सियानो मेथ हीमोग्लोबिन और वो बॉडी को ब्लैक कर देता है. 79-year-old मेल प्रेजेंट करता है लोअर एब्डोमिनल पेन एंड इनएबिलिटी टू पास यूरिन मोस्ट लाइकली. अब लोअर एब्डोमिनल पेन है और यूरिन पास नहीं हो रहा यानी यूरिनरी रिटेंशन है. सो एल्डरली मेल जब भी आता है हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन के साथ, अब मोस्ट वी कंसिडर बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया. इस देयर स्टोन सेगमाइट का मतलब होता है जब आपका इंटेस्टाइन का एक पोर्शन दूसरे पोर्शन के ऊपर ट्विस्ट हो जाए. कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर नो. बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया यस. 50-year-old पेरीमेनोपॉजल लेडी है, वो प्रेजेंट करती है 3 सेंटीमीटर लंप इन ब्रेस्ट. मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज द मैलिग्नेंसी. अब उसकी ब्रेस्ट में एक लंप तो मौजूद है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी विल स्टार्ट विद FNAC और FNAC के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बायोप्सी करेंगे. ठीक है. सो अल्ट्रासोनोग्राफी एंड मेमोग्राफी तो बिल्कुल भी नहीं, और इन दोनों में से इनिशियली वी विल स्टार्ट विद दिस. और अगर मोस्ट डायग्नोस्टिक या डेफिनेटिव होगा तो वो बायोप्सी है. अगेन 50-year-old फीमेल विद अ हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर नाउ प्रेजेंट विद लंप. बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन. सो स्टिल वी विल गो फॉर FNAC और FNAC के बाद हम देखेंगे कि क्या करना है. विच ब्रोंकोडाइलेटर हैज़ लीस कार्डियक इफेक्ट. अब कार्डियक इफेक्ट, कार्डियक पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, बीटा 1 होते हैं. सो बीटा 1 एक्टिवेटर है एल्ब्यूटरॉल और फॉर्मेटरॉल, बिकॉज ये दोनों जो हैं एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनिस्ट है और एक लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट है और ये हम दे रहे होते हैं पेशेंट को. ठीक है. अब इनका जो है वो उसके ऊपर है, रोल है हार्ट पे. ठीक है. जो एप्राट्रोपियम है ये एंटी कोलिनर्जिक है, इसका हार्ट पे रोल थोड़ा कम है. सो लीस्ट कार्डियक इफेक्ट किसका होगा, एप्राट्रोपियम का होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ कैप्टोप्रिल. कैप्टोप्रिल बेसिकली कौन है, ये एस इनहिबिटर्स हैं. और एस इनहिबिटर्स कहाँ यूज़ होती हैं, ये यूज़ होती हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में. ये क्या करती हैं, ये एंजियोटेंसिन 1 की कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 में ब्लॉक करती हैं, जो कि एस ने करना होगा. सो एस इनहिबिटर क्या करेंगी, ये यहाँ ब्लॉक करेंगी, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा. एंजियोटेंसिन वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, वो नहीं होगी. लेकिन इनका एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि पोटाशियम को रिटेन करती हैं. दे कैन कॉज हाइपरकैलेमिया. द एस इनहिबिटर other than hyperkalemia they also cause gynecomastia. So normally not too much hyperkalemia, but gynecomastia is a more prominent side effect, so we will go for gynecomastia. Other than this gynecomastia, ये हमारे पास जो है वो कफ कॉज कर सकती हैं, एंजियोएडिमा कॉज कर सकती हैं. सो आई बिलीव ये तीनों ही इसके साइड इफ़ेक्ट हैं. ना वी हैव टू सी विच वन इज़ मोर प्रोमिनेंट. सो एस इनहिबिटर ईजिली पेशेंट के अंदर जो है वो ड्राई कफ कॉज करता है, इसलिए शायद सिंपल कफ को हम कंसिडर नहीं करें. ड्राई कफ, एंजियोएडिमा करना, गाइनोकोमेस्टिया करना, हाइपोकलीमिया भी कर रहा होता है. एनी हाउ वी विल गो फॉर गाइनोकोमेस्टिया और वी कैन सी डाउन बिलो एन एक्सप्लेनेशन के इसमें क्या ज़्यादा बेस्ट सूट करता है. डेथ बाय मीजल्स. ओवरऑल टोटल कॉजेज़ ऑफ मीजल्स रिपोर्टेड. सो मीजल्स की वजह से जो डेथ हुई और टोटल मीजल्स के केसेस कितने हैं, ये मीजल्स की फर्टिलिटी को इंडिकेट करता है. क्या ये मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट में हम देखते हैं ओवरऑल डेथ हुई है, स्पेसिफाई नहीं करते कॉज को. प्रेवलेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ़ केसेस, इंसिडेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ़ न्यू केसेस, और प्रेवलेंस होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ केसेस एट द प्रेजेंट मोमेंट जो डिजीज़ के प्रेजेंट हैं वो उसकी प्रेवलेंस है. केस स्पेसिफिक डेथ रेट है या केस फर्टिलिटी रेट है, ये फर्टिलिटी रेट है क्योंकि ये एक नॉन वेग सी टर्म है. फर्टिलिटी से हमें पता चल रहा है कि ड्यू टू मीजल्स डेथ कितनी हुई है, डिजीज़ कितना फेटल है. 75-year-old मेल एक्यूट MI हुआ उसको और उसकी फिर 6 दिन के बाद डेथ हो गई. लार्ज ब्लड इन पेरिकार्डियल सैक. सो आपकी ये जो हार्ट के इर्द गिर्द पेरिकार्डियल सैक है, अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड आया हुआ है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक टेम्पनार्ड.
तो मोस्ट लाइकली ये वेंट्रिकुलर वॉल रप्चर हुआ होगा और ब्लड लीकेज हुआ होगा। सो माइलाइडोसिस नहीं, वो तो सिर्फ प्रोटीन डेपोजिशन है। पेरिकार्डाइटिस नहीं, कोलेस्ट्रोल नहीं, कार्डियक टेम्पनार्ड यस 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 यस। सो कार्डियक टेम्पनार्ड का इनिशियल ट्रीटमेंट आईवी फ्लूइड्स होता है। मोस्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस होता है, और इसको अगर हमने डायग्नोज करना हो तो हमें एको करनी पड़ती है, जिसमें हमें फ्लूइड अराउंड द हार्ट ओ इन द पेरिकार्डियल सैक मिलता है। 35-year-old मेल विद 4 months हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया आफ्टर सुसाइडल कॉस्टिक सोडा इंजेक्शन। उसने क्या किया कि उसने सोडा को इंजेस्ट कर लिया तो अंदर स्ट्रक्चर बनते हैं। स्ट्रक्चर स्टार्ट एट 28 सेंटीमीटर ऑन एंडोस्कोपी, बेस्ट ट्रीटमेंट। अब एक दफ़ा यहाँ पे अगर स्ट्रक्चरिंग हो गई है, स्टीरॉयड देने से कुछ नहीं होगा, प्लास्टिक स्टंट से भी कुछ नहीं होगा। एंडोस्कोपिक डायलेशन इनिशियली जो हैं वो कंसिडर की जाती हैं, लेकिन इनके अंदर फिर बहुत ज़्यादा इनके इर्द गिर्द फाइब्रोसिस हो जाती है, सो ऑक्लूजन हो जाती है। सो मोस्ट द रेलिवेंट इज़ ईसोफेजियल रिप्लेसमेंट, लेकिन वो भी हेयर इन्वेसिव है तो किया नहीं जाता। सो प्रेफर की जाती हैं डायलेशंस, लेकिन उनके भी अपने रिस्क हैं। लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आपसे पूछा जाए तो वो रिप्लेसमेंट ही है। एक बच्चे को प्रोटीन यूरिया हो रहा है, एडीमा हो रहा है, हाइपरटेंशन है, लिपिड यूरिया है मोस्ट लाइकली। सो ये 3 चीज़ें हैं कि अगर प्रोटीन यूरिया होगा तो बॉडी में हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होगा, और बॉडी में जब प्रोटीन कम होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, प्रोटीन लीक करेगा, सो दे वुड बी एडीमा। ये जो ट्राइड है प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिन यूरिया, एडीमा, दिस इज़ बेसिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो ये हमारे पास नेफ्रोटिक है। क्या ये नेफ्रिटिस है? नहीं है। ये FCGS है? नहीं है। मिनिमल चेंज है? नहीं। ये नेफ्रोटिक है। हाँ, मिनिमल चेंज और ये जो है ना, ये दोनों नेफ्रोटिक की ही सब टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम वी विल गो फॉर ओवरऑल नेफ्रोटिक। मिनिमल चेंज वैसे तो बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली होता है, लेकिन मिनिमल चेंज में साथ में हाइपरटेंशन नहीं होती है। 47-year-old वुमन है, 3 दिन से उसको जॉन्डिस हो रहा है। उसके LFTs जो हैं वो ALP रेस्ड है, AST भी रेस्ड है, ALT भी रेस्ड है, बिलिरुबिन भी रेस्ड है, डार्क स्टूल्स, डार्क यूरिन पेल स्टूल्स हैं, किस ड्रग ने प्रेसिपिटेट किया है। सो दिस इज़ हमारे पास कोलिस्टेसियसिस हो रहा है। सो ये मोस्ट लाइकली जो है वो होता है कोएमॉक्सिक्लिफ की वजह से, ठीक है। ये एक एंटीबायोटिक है, मोस्टली नमूनिया हम देते हैं और उसके बाद पेशेंट के LFTs डिरेंज हो जाते हैं। सो हेपेटिक कोलिस्टेसिस जो है वो कॉज कर सकती है कोएमॉक्सिक्लिफ। 30-year-old मेल प्रेजेंट करता है पासिंग स्टूल फॉर 5 days, पेनफुल पेरिएनल रीजन में एक अल्सर मिल रहा है। सो जाहिर है ये आपका एनल फिशर है, ठीक है। उसको कॉन्स्टिपेशन थी और उसने जोर लगाया और स्टूल पास करने की कोशिश की और वहाँ पे एक फिशर क्रिएट हो गया, कट क्रिएट हो गया, अल्सर मौजूद है अलॉन्ग विद सेंटिनल स्किन टैग। मोस्ट लाइकली इट्स नॉट फेस्ट्यूला, नॉट पाइल्स, क्योंकि पाइल्स पेनलेस होते हैं। एब्सेस जो है उसमें साथ में बहुत हाई फीवर होता है। दिस इज सिंपली अ एनल फिशर। अब यहाँ पे क्रॉनिक से एनी हाउ मुझे थोड़ा सा वो है ऑब्जेक्शन है, बिकॉज एनल फिशर को हम डिवाइड करते हैं 6 वीक्स ड्यूरेशन पे। लेस दैन 6 वीक्स होता है उसको एक्यूट एनल फिशर कहते हैं, और मोर दैन 6 वीक्स होगा तो फिर उसको क्रॉनिक एनल फिशर कहते हैं। मे बी इसकी जो हिस्ट्री है वो ज़रा ज़्यादा डेज़ की हो और वट एवर, या अगर अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो विल गो फॉर एनल फिशर, बट मोस्ट लाइकली दिस इज़ एक्यूट। सर्जरी ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक एक्वायर्ड डेक्रोसिस्टाइटिस। सो डेक्रोसिस्टाइटिस का मतलब है कि स्टोन्स जो हैं वो आपकी ये जो होती हैं डक्ट्स हैं, लेक्राइमल डक्ट्स हैं, और ये क्या हैं जो ओरल कैविटी के अंदर होती हैं, स्लेवरी डक्ट सॉरी, उनके अंदर जो है वो स्टोन है। तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो हमारे पास DCR होता है, जो कि उनको वहाँ से रिमूव करता है, ठीक है। डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी जो है वो करना होता है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन? सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, वो टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लास 3 एंटी रिदमिक ड्रग? अब एंटी रिदमिक ड्रग्स 2 तरह की होती हैं, 3-4 तरह की होती हैं, क्लास 1, 2, 3 और क्लास 4। 1 के अंदर जो हैं वो हमारे पास आ रही होती हैं जो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं। इसमें भी फिर आगे 3 क्लासेस आती हैं, 1A, 1B एंड 1C। इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स आती हैं, लाइडो, इसमें हमारे पास आती हैं क्विनिडीन और प्रोसेनामाइड ETC। फिर जो क्लास 2 होती है वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर होती हैं, और बीटा ब्लॉकर हमें पता है प्रोपनालॉल, एटीलॉल, मीटोप्रोलॉल है। क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर हैं, और पोटाशियम चैनल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अमाइड्रोन है। और क्लास 4 के अंदर जो है वो फिर हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाती हैं, ठीक है। एंड देन क्लास 5 के अंदर वेग ड्रग्स आती हैं, जिसमें हमारे पास आइवाब्रेडाइन आती है जो सोडियम फनी चैनल्स को ब्लॉक करती है, रानोलाजीन आती है ऑल्दो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स के साथ में हमारे पास जो है वो कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। एनी हाउ सो क्लास 3 कौन सी है बेटे ने आपको बता दिया, क्विनिडीन जो है वो 1 से बिलोंग करती है। सो क्लास 3 इज़ सिंपली अमाइड्रोन एंड इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्रग।
48 ईयर ओल्ड मेल है, वो प्रेजेंट करती है सूडो मेम्ब्रेन नोजोकोमियल नमूनिया के साथ विद सेफलोस्पोरीन। सिम्टम्स इंप्रूव हो गए लेकिन एक हफ्ते बाद उसको फीवर है और नॉन ब्लडी स्टूल्स हैं पर डे। कौन सा ऑर्गेनिज्म? अच्छा, उसने एंटीबायोटिक्स ली और एंटीबायोटिक के बाद उसको ये जो लूज स्टूल स्टार्ट हो गए हैं। एंटीबायोटिक लेने के बाद जब डायरिया होता है तो ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस की वजह से होता है, और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल है। सो यहाँ पे तो इन्होंने क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल पूछा हुआ है, लेकिन ये इसकी एंटीबायोटिक भी पूछ सकते हैं। इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो हमारे पास वेंकोमाइसिन होती है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट MCQs अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जी 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, उसको 2 मंथ से ब्लड आ रहा है स्टूल में, वेट लॉस भी है, एग्जामिनेशन पे एक मास भी है। सो वेट लॉस है, उसके बाद ब्लीडिंग है और मास है। ये ट्राइड कंप्लीट कर देता है आपके कोलोन कैंसर के लिए। सो दिस इज सिंपली अ कोलोरेक्टल कैंसर। कॉमा शेप अल्कलाइन मोबाइल बैक्टीरिया, ये जो कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है ये विब्रो कॉलरा ही होता है। सो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। NRE नेक्स्ट अटेम्प्ट के जो भी क्वेश्चन थे, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई चीज़ समझ ना आई हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।